स्वागत है आप सभी का चैनल पर चलने वाली क्लासों में। अपना जो इससे पहले का टॉपिक था वो था अपन ने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स, परागकण की संरचना के बारे में अपन ने बात करी थी। अपना जो आज का टॉपिक है वो है डेhiscence ऑफ एंथर, चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट यूनिट का एंजियोस्पर्मिक रिप्रोडक्शन प्लांट्स। अब बात कर रहे हैं हम परागकोश में स्फुटन की बात कर रहे हैं भाई। देखो अपन ने शुरू किया था परागकोश से उभार जैसी संरचना के रूप में अपन ने शुरू किया था ना, गोल गोल उभार जैसी कुतंतु की एक संरचना प्रकट होती है। फिर धीरे धीरे उसकी सेल्स बढ़ती हैं, सेल्स को घेरे हुए एक एपिडर्मिस की लेयर होती है। एपिडर्मिस की लेयर के नीचे हाइपोडर्मल क्षेत्र के अंदर एक जो सेल्स होती है वो आकार में बड़ी होती है। धीरे धीरे वो कोशिकाएं आकार में बड़ी होकर क्या कर लेती हैं, जीव द्रव्यों को गाढ़ा कर लेती हैं, जीव द्रव्यों की मात्रा बढ़ा लेते हैं। ऐसे कुछ याद है क्या तुम्हारे को? अगर किसी ने देखा हो पढ़ाओ तो याद होगा थोड़ा बहुत, तो थोड़ा थोड़ा तो याद होगा ही। फिर वो जो कोशिकाएं हैं उनको आर्कियोस्पोरियल को कोशिकाएं बोलते हैं। एक से ज़्यादा आर्कियोस्पोरियल कोशिकाएं बनती है, इसलिए इसकी जो परागकोश की जो उत्पत्ति है वो अपन ने कौन सी बताई थी? यूस्पोरेंजिया एक प्रकार की उत्पत्ति। फिर उसके बाद वो कोशिकाएं दो प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित होती है, पीपीसी सेल और पीएमसी सेल। वो जो पीपीसी सेल थी वो क्या करती है, निरंतर लगातार विभाजित होती जाती है, बहुत सारी कोशिकाएं विभाजित होकर बनती हैं, जिससे परतों का निर्माण हो जाता है। 3 नई और परतें बन जाती हैं, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। तो इस तरह एक यंग जो एंथर था उसके अंदर हमारे को या उसकी टीएस लेके हमारे को देखने पे जो लेयर्स दिखाई दी थी वो कितनी दिखाई दी थी? अपन ने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, परागकोश की संरचना, उसमें 4 लेयर अपने को नजर आई थी। एक तो एपिडर्मिस थी, एक एंडोथीसियम, एक मिडिल लेयर और एक टेपिटम। ये 4 लेयर अपन ने पढ़ ली थी। अब इस तरह 4 लेयरों से वो परागकोश की जो संरचना थी वो बन गई थी। धीरे धीरे इसके अंदर परागकण बन गए थे। जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टिश्यू जो बने थे उनकी हर एक कोशिका मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम कर रही थी। वो कोशिका आगे चलकर विभाजित हो गई अर्धसूत्री विभाजन से। उसके अंदर क्या बन गए? टेट्राड बन गए, और टेट्राडों के जो लेयर है वो टूटने से जो इतने भी जो लघु बीजाणु थे उसके अंदर मुक्त हो गए परागधानी में। फिर जो लघु बीजाणु थे उनके चारों तरफ स्पोरोपोलिन जमा होने लग गया, यूबिस्का जमा हो गई, उसकी जो आकार है उसकी मोटाई बढ़ गई, और फिर उसने उसको क्या नाम दे दिया? परागकण नाम दे दिया। तो इस तरह धीरे धीरे परागकोश क्या हो गया? परिपक्व हो गया। अब जब परागकोश परिपक्व होता है और जब परागकोश में परागकणों का निर्माण होता है तो उस समय परागकोश की भित्तियों में बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। बहुत सारे परिवर्तन, जैसे हमने बात की थी कि भाई परागकणों को वृद्धि करने के लिए या परागकणों को बनने के लिए पोषण चाहिए। उस पोषण के लिए टेपिटम यूबिस्का एरे बनाती है। टेपिटम वो पोषण कहाँ से प्राप्त करती है? मिडिल लेयर से प्राप्त करती है, हमने बात भी करी थी। फिर हमने ये भी कहा था कि भाई जब टेपिटम मिडिल लेयर से पोषण ले ले तो मिडिल लेयर नष्ट हो जाती है, और जब टेपिटम यूबिस्का बनाती है तो टेपिटम भी नष्ट हो जाती है। तो इस तरह इसकी भित्तियों में बहुत सारे क्या हो जाते हैं? परिवर्तन। इसी के बारे में देखो। अब उसके बाद इसका स्फुटन कैसे होता है? स्फुटन का मतलब होता है परागकोश का फट जाना। परागकोश फट जाएगा, परागकण बाहर आ जाएंगे। बम नहीं फट रहा, परागकोश का फट जाना मतलब परागकोश की जो भित्ति है वो टूट जाएगी, उससे परागकण क्या हो जाएंगे? निकलकर बाहर आ जाएंगे। देखो परागकणों का जो परिपक्वन होता है तो परागकणों के परिपक्वन के दौरान परागकोश की भित्तियों में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ये जो मैंने इधर डायग्राम बनाया है ये मैंने एक परिपक्व परागकोश का बनाया है। स्फुटित होता है एक परिपक्व परागकोश, स्फुटित परिपक्व परागकोश। देखो भाई सबसे पहले जो मिडिल लेयर है परागकोश की, ये मिडिल लेयर क्या काम करती है? टेपिटम के द्वारा खाद्य पदार्थों को, मतलब मिडिल लेयर टेपिटम को खाद्य पदार्थ दे देती है। तो टेपिटम के द्वारा मिडिल लेयर से सभी खाद्य पदार्थों का क्या कर लिया जाता है? अवशोषण कर लिया जाता है। जब टेपिटम मिडिल लेयर से खाद्य पदार्थों को ले लेती है तो मिडिल लेयर क्या हो जाएगी? काम खत्म, नष्ट हो जाएगी मिडिल लेयर। मिडिल लेयर का काम है टेपिटम को खाद्य पदार्थ देना, ठीक है। उसके बाद परिपक्व परागकोश की प्रत्येक पाली की दोनों परागधानियां आपस में क्या हो जाएंगी? जुड़कर एक परागधानी का निर्माण कर लेंगे। अब वापस चले जाओ, पीछे चले जाओ, बैक में जाओ। हमने ये पढ़ा था कि भाई एक परिपक्व होते हुए परागकोश के अंदर कितने, पहली बात तो परागकोश में कितनी धानियां होती हैं? कितने लोब्स होते हैं? 2 लोब होते हैं भाई, एक ये और दूसरी ये जो दोनों लेब हैं बीच के अंदर, ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये क्या है? ये तो है लोब्स और ये है कनेक्टिव यानी योजी। तो अगर हम इसकी टीएस काट के देखें तो ये हमारे को कुछ इस तरीके से नजर आया। अपन ने काटी भी थी टीएस, इसके अंदर हमने ऐसे कुछ देखा था, इसकी संरचना अपन ने कुछ इस तरीके से लिखी, ऐसे लिखी। तो ये जो संरचना होगी बीच में तो हुई कनेक्टिव,
और ये इधर एक पाली और ये दूसरी पाली। तो परागकोश में कितने पालियां नजर आ रही हैं? 2 पालियां नजर आ रही थी परागकोश के, परिपक्व होते परागकोश में। हर एक पाली के अंदर हमने कितनी परागधानियों की बात करी थी कि एक पाली में कितनी परागधानियां होती हैं? 2 परागधानियां। अधिकतर पादपों में, बहुत सारे पादपों। इसका मतलब एक परिपक्व, एक परागकोश के अंदर कितनी परिपक्व होनी? एक परिपक्व होते हुए परागकोश के अंदर 2 पालियां, प्रत्येक पाली में 2-2 धानियां, तो टोटल कितनी परागधानियां हो गई? 4। अब जब परागकोश पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा, जब उसकी मिडिल लेयर नष्ट हो जाएगी, तो उसी समय क्या देखो बहुत सारे परिवर्तन होंगे ना। उन्हीं में से एक परिवर्तन ये होगा, इसके जो दोनों लोब्स है ना, ये दोनों लोब्स, इन दोनों लोब्सों के अंदर मौजूद देखो, इधर इसमें एक ये और एक ये 2 परागधानी मौजूद है, इधर भी एक ये 2 परागधानी मौजूद है। तो होगा क्या? ये और ये परागधानी दोनों क्या हो जाएंगी? आपस में जुड़ जाएंगी, और इधर वाली भी दोनों परागधानी आपस में क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। इस तरह एक तरफ के लोब में एक परागधानी, दूसरी तरफ के लोब में दूसरी परागधानी। इस तरह एक परिपक्व परागकोश की टीएस को अगर हम देखेंगे, या इसमें मैंने दिखाया गया, देखो ये इसको संपूर्ण एक परागधानी और इसको भी संपूर्ण मैंने क्या बता दिया? एक परागधानी। तो एक परिपक्व होते परागकोश के अंदर हमारे को उसकी दोनों लोब्स में 2 ही परागधानियां अब देखने को मिलेगी। तो पहली चीज हमने क्या बात करी? पहली चीज तो ये कि मिडिल लेयर टेपिटम को भोजन देकर नष्ट हो जाती है। दूसरे मैंने क्या बात करी कि परिपक्व होते परागकोश के अंदर जो परागधानियां थी ये आपस में जुड़ जाती हैं, और एक लोब में अब हमारे को एक ही परागधानी देखने को मिलती है। अब होगा क्या? यूबिस्काई को माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करते हैं अब टेपिटम की। अब टेपिटम क्या करेगी? टेपिटम प्रोयूबिस्काई का निर्माण करेगी। प्रोयूबिस्काई के चारों तरफ स्पोरोपोलिनिन जमा होगा। स्पोरोपोलिनिन जमा होने के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? यूबिस्काई। ये यूबिस्काई परागटेपिटम किसमें मुक्त कर देगी? परागधानी में, यानी यूबिस्काई को परागधानी के अंदर क्या कर देगी? ये मुक्त कर देगी, इस परागधानी में छोड़ देगी। टेपिटम की लेयर है, यहाँ टेपिटम की लेयर है, चौथी लेयर। तो जब यूबिस्काई को माइक्रोस्पोरेंजियम या परागधानी में टेपिटम मुक्त करती है, तो उसके बाद स्वयं टेपिटम भी क्या हो जाएगी? नष्ट। इसका भी काम खत्म। पहले ये मिडिल लेयर से भोजन लेके उसको नष्ट कर रही थी, अब खुद का नंबर आ गया नष्ट होने का, तो ये भी क्या हो गई? नष्ट हो गई। अब अगर हम एक परिपक्व परागकोश की संरचना को देखें, तो परिपक्व परागकोश की संरचना में अपने को कितनी लेयर नजर आई है? दो ही लेयर नजर आई ना अपने को। एक तो कौन सी? एपिडर्मिस, सबसे बाह्य परत, और एक मिडिल लेयर नष्ट हो गई, और एक एंडोथीसियम। 2 ही लेयर बची। अब मिडिल लेयर भी नष्ट हो गई और टेपिटम भी नष्ट हो गई। तब अपने को परिपक्व परागकोश में मात्र 2 ही लेयर नजर आएंगी। एक नजर आएगी एपिडर्मिस और एक नजर आएगी एंडोथीसियम। तो नष्ट हो गई। अब होता क्या है? ये जो एंडोथीसियम परत है, परिपक्व परागकोश की जो एंडोथीसियम परत है, ये आर्द्रताग्राही होती है, और आर्द्रताग्राही होने के कारण इसमें से पानी की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। अब ये प्रक्रिया कब संपन्न होती है? ये प्रक्रिया संपन्न होती है ज्यादातर शुष्क मौसम में। ज्यादातर कैसे मौसम में संपन्न होती है प्रक्रिया? परागकोश का जो ज्यादातर स्फुटन होता है वो कौन से मौसम में होता है? शुष्क मौसम में होता है। तो जब मौसम शुष्क होता है तो एंडोथीसियम में पानी की, एंडोथीसियम जो लेयर है उसमें पानी पड़ेगा। एंडोथीसियम की जो लेयर है उसमें पानी की क्या हो जाती है? हानि हो जाती है। तो जब इसमें पानी की या जल की हानि होती है तो एंडोथीसियम की जो लेयर है, इसकी जो कोशिकाएं हैं, एंडोथीसियम की सेल्स की जो कोशिका, इसकी जो सेल्स हैं उसकी जो बाह्य भित्तियां हैं वो सिकुड़ कर क्या हो जाती है? अवतल। देखो एक छोटा सा डायग्राम यहाँ नजर मारो पहले। ये एंडोथीसियम की लेयर है, मान इसके लेयर की कोई सेल्स है, इसकी ये जो ये पत्तियां अपने को नजर आ रही है ना, ये जो मोटी मोटी सी दिखाई दे रही है, देखो ये ऑसिस मोटी, ये जो मोटी सी लेयर नजर आ रही है, ये है अरीय भित्तियां और ये है आंतरिक भित्ति, और ये जो लेयर नजर आ रही है आपको अवतल सतह के रूप में, ये पतली सी, ये है अवतल भित्ति। तो जब पानी की कमी होगी तो एंडोथीसियम सेल्स की जो बाह्य भित्तियां है ना, ये बाह्य भित्ति से मुड़कर क्या हो जाएगी? अवतल हो जाएगी। पानी की कमी होने की वजह से ये भित्ति से मुड़कर क्या हो जाएगी? अवतल। लेकिन चूंकि ये अवतल नहीं होगी, क्योंकि इन पर क्या होता है? स्तूलन होता है। इनमें क्या होता है? स्तूलन, बहुत सारा स्तूलन जमा होता है अल्फा सेलुलोज का। अल्फा सेलुलोज का स्तूलन होने की वजह से यहाँ पर क्या होती है? थोड़ी सी मोटी होती है। इसकी वजह से इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। ये खिंचाव की वजह से क्या हो जाती है? अवतल हो जाती है। अब होगा क्या? बाह्य भित्तियों के अवतल होने के कारण संपूर्ण बाह्य सतह पर क्या पैदा हो जाता है? एक खिंचाव पैदा हो जाता है। इसकी जो बाह्य सतह है, परागकोश की बाह्य सतह, इस पे क्या पैदा हो जाएगा? पूरी की पूरी बाह्य सतह पर एक खिंचाव उत्पन्न हो जाएगा। इसी खिंचाव के कारण ये जो स्टोमियम की सेल्स हैं, ये सेल्स की लेयर जो क्या हो जाएगी? फट जाएगी। और जब स्टोमियम की सेल्स फटेगी तो परागकण निकल करके आ जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, वातावरण में आ जाएंगे, परागधानी से निकलकर बाहर आ जाएंगे। इस तरह परागकोश का क्या होता है? स्फुटन होता है। अच्छा, परागकोश का जो स्फुटन होता है, जो लेयर यहाँ पर जहाँ पर इन पे ये पदार्थ जमा नहीं होता, स्तूलन नहीं होता है सेलुलोज का, उस वाले स्तूलन, उसको तुमने पीछे एक नाम पढ़ा था कि स्टोमियम की अपन ने बात करी थी, जहाँ अपन ने एंथर के स्ट्रक्चर को पढ़ा था।
वहाँ पर जो मैंने ऐसे डायग्राम बनाया था, इसकी चारों लेयरों के लिए एक कोण बार हर मात्र ऐसे मैंने एक डायग्राम सा बनाया था। अगर किसी के दिमाग में, दिमाग तो ही नहीं कहाँ से आएगा, वहाँ पर मैंने ये जो संरचना बनाई थी इसको बताया था मैंने स्टोमियम। ये संरचना स्टोमियम बताई थी ना। तो ये वाली जो स्टोमियम वाली संरचना है ना, ये कौन सी संरचना है, ये परागकोश की वो पतली सी लेयर है जहाँ पर अल्फा सेलुलोज का स्थूलन नहीं होता। और स्टोमियम ही वह जगह है परागकोश की भित्ति की जहाँ पर क्या होता है, स्फुटन होता है। ये देखो कहाँ गया, ये रहा, ये स्टोमियम दर्शाया मैंने। ये स्टोमियम वाला वो पार्ट है परागकोश का जहाँ पर अल्फा सेलुलोज का स्थूलन नहीं होता। और यहीं से निकलकर परागकोश ये दिखाई दे रहा है डायग्राम में। इसके अंदर ये वाटर मार्कर, ये मैंने जो बाउंड्रीज बनाई ये मैंने तुम्हारे को सिर्फ ये स्फुटन समझाने के लिए बनाया है। इसमें अपने को दोनों लेयर वगैरह नहीं दर्शानी। देखो ये एक लोब और ये दूसरी लोब, इसमें एक ही परागधानी है, इसमें भी अब एक ही परागधानी है। इसमें ये वो स्थान है जहाँ पर अल्फा सेलुलोज का स्थूलन नहीं है। तो ये स्टोमियम वाले पार्ट है। अब स्टोमियम के अंदर जो लेयर है वहाँ पर जो एंडोथीसियम की सेल्स है उनमें खिंचाव पैदा हो गया। खिंचाव पैदा हो गया तो ये सेल्स यहाँ से क्या हो जाएगी, फट जाएंगी। तो यहाँ से जो परागकण इसमें भरे हुए थे परागधानी में निकल कर वातावरण में आ जाएंगे और फिर आगे किसके लिए भाग लेंगे, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के लिए ये डेवलप होंगे। किसमें, मेल गेमेटोफाइट में, नर युग्मकोद्भिद का ये क्या कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे। स्फुटन की विधियाँ। अब जो परागकोश में स्फुटन होता है वो कितने तरीकों से होता है, परागकोश में स्फुटन होता है वो कितने तरीकों से होता है। देखो परागकोश में स्फुटन के जो तरीके हैं, अपने हाथ को ऐसे कर लेते हैं, अपना ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, जोड़ नहीं रहा, ऐसे कर लेते हैं अपने आप को, हाथ को ऐसे कर लो, ठीक है। ये परागकोश है, परागकोश की पाली है, ये परागकोश की पाली है। अब होगा क्या, मैं मतलब इसको ऐसे करके देख सकता हूँ। पहले वाले सबसे पहला जो स्फुटन की विधि है, नाम तो बताएं। देखो सबसे पहली जो स्फुटन की विधि है वो है अनुप्रस्थ स्फुटन। दूसरा जो स्फुटन है वो है लंबवत स्फुटन। तीसरा जो प्रकार है वो छिद्रमय स्फुटन। और चौथा जो प्रकार है वो है कपाटीय स्फुटन। ये क्या है, ये रहा कपाटीय स्फुटन। इसको हटा देता हूँ, ये मैंने समझाने के लिए बनाया था। ये चार प्रकार के स्फुटन हो गए, मतलब चार तरीकों से परागकोश का क्या होता है, स्फुटन होता है। चार विधियां स्फुटन की, अनुप्रस्थ स्फुटन, लंबवत स्फुटन, छिद्रमय स्फुटन और कपाटीय स्फुटन। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुप्रस्थ स्फुटन। अनुप्रस्थ स्फुटन के लिए अपन क्या करेंगे, इसकी लोब्स है, ये परागकोश की लोब्स है। मैं इसको समझाने के लिए यूँ कर देता हूँ। परागकोश है ये ऐसे, मतलब परागकोश की दोनों पालियां हैं। अब इसका जो पाले का जो शीर्ष वाला भाग है, बीच में से शीर्ष वाले भाग से थोड़ा सा नीचे परागकोश यूँ खुल जाएगा, यूँ खुल जाएगा ऐसे। तो जब परागकोश यूँ बीच में सेंटर वाला जो पार्ट है उसमें से परागकोश की पालियां यूँ खुल जाए, यूँ खुल जाए, इस तरीके से खुल जाए, तो इस प्रकार का स्फुटन कौन सा स्फुटन कहलाएगा, अनुप्रस्थ स्फुटन। ये लोग यूँ खुल जाएगी। दूसरा जो स्फुटन है वो है लंबवत स्फुटन। इसमें क्या होगा, इसके अंदर इसमें तो अपन ने यूँ खोल के दर्शाया था, मतलब जैसे ये इस हाथ में भी अपन दर्शाते कि यहाँ वाला पार्ट है यूँ खुल जाए। लंबवत में क्या होगा, स्फुटन इस तरीके से होगा। परागकोश के जो लोब्स हैं उनके लोब्स के बीच में जो स्टोमियम वाला भाग है वहां से ये स्फुटित हो जाएगा। इस तरीके से इसकी लोब्स क्या हो जाएगी, खुल जाएगी, ठीक है। अगर छिद्रमय स्फुटन की बात करें तो छिद्रमय स्फुटन यहाँ पर देखो, ये परागकोश की संरचना है। इसका जो शीर्ष वाला पार्ट होता है, ये वाला जो शीर्ष वाले भाग उसकी बात कर रहा हूँ, शीर्ष वाला भाग क्या हो जाएगा, इस तरीके से खुल जाएगा, इस तरीके से शीर्ष वाला भाग खुल जाएगा। शीर्ष वाले भाग के जो लोब्स हैं उनमें ऐसे छिद्र खुल जाएंगे। तो सब शीर्ष वाले भाग से ऐसे छिद्र खुले तो इसे क्या कहा जाता है, छिद्रमय स्फुटन। कपाटीय स्फुटन के अंदर क्या होता है, हाथ देखो इस डायग्राम से समझ लो। कपाटीय स्फुटन के अंदर दोनों जो पालियां होती है ना, लोब्स, इसके लोब्स के अंदर यहाँ साइड में से यहाँ ऊपर से इस तरीके से क्या हो जाता है, यूं खुल जाता है साइड में। जैसे मेरा अंगूठा देख रहा है, अंगूठे समझ सकते हो, इस तरह से खुल जाता है। तो ये हो गया क्या, कपाटीय स्फुटन। तो अपन हाथ को इसी तरह रखकर इसके चारों प्रकार के स्फुटन समझा सकते हैं। जब इस तरीके से हो तो अनुप्रस्थ स्फुटन, जब इस तरीके से हो तो लंबवत स्फुटन, जब इस तरीके ऊपर से खुले तो छिद्रमय स्फुटन, और जब इस तरीके से हो तो कपाटीय स्फुटन। तो ये टोटल कितने प्रकार का स्फुटन हो गया, चार प्रकार का स्फुटन इसके अंदर हमारे को देखने को मिलेगा। ये टोटल चार ही प्रकार हैं जो एंथर के स्फुटन को दर्शाते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें स्फुटन, अनुप्रस्थ स्फुटन की बात करें तो अनुप्रस्थ स्फुटन अपने को किसमें देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा अपने को तुलसी में। अनुप्रस्थ स्फुटन किसमें देखने को मिलेगा, तुलसी के अंदर अपने को ये तुलसी इसका एग्जाम्पल है। तुलसी के अंदर जो परागकोश का स्फुटन होता है वो कैसा होता है, अनुप्रस्थ होता है। और इसके अंदर जो परागकोश की जो पालियां हैं वो पालियां इस तरीके से, इसकी जो पालियां हैं वो अनुप्रस्थ स्फुटित होती है। इसकी पालियां अनुप्रस्थ क्या हो जाती है, अनुप्रस्थ रूप से स्फुटित होती है। और ये जो दूसरा अपने पास देखने को मिल रहा है लंबवत स्फुटन, ये देखने को मिलेगा कैप्सुला। आदर्श एंजियोस्पर्म प्लांट्स के रूप में अपने कैप्सुला तो लिया था, तो ये किसमें देखने को मिलेगा, अपने को कैप्सुला में देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो पालियां हैं परागकोश की वो कैसे स्फुटित होती हैं, लंबवत स्फुटित होती है। इसमें पालियां कैसी, लंबवत
स्फुटित हो जाती है। तीसरा जो अपने को देखने को मिलेगा वो है अपना छिद्रमय स्फुटन। छिद्रमय स्फुटन अपने को किसमें देखने को मिलेगा? मकोई। इसका एग्जांपल है मकोई। छिद्रमय स्फुटन का एग्जांपल कौन है भाई? मकोई एग्जांपल है इसका। इसके अंदर जो इसका शीर्ष वाला जो पार्ट होता है उसमें क्या हो जाता है? छिद्र होता है, जिसकी वजह से ये खुल जाता है। चौथा जो स्फुटन अपने को देखने को मिलेगा वो कौन सा देखने को मिलेगा? कपाट स्फुटन। इसका जो एग्जाम्पल है वो बोरबोरिस। इसका एग्जाम्पल कौन है? बारबोरिस। ये इसका एग्जाम्पल है, ये हमारे को इसमें देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो कपाट जैसी संरचनाएं होती हैं, कौन से स्फुटन में? कपाट स्फुटन में कपाट जैसी संरचना खुलकर अलग हो जाती है, पर आपको उससे क्या कहा जाता है? कपाटीय स्फुटन। एक से ज्यादा बन सकते हैं ये कपाट, ये जो कपाट से बनते हैं ये एक से ज्यादा भी इसके अंदर बन सकते हैं। इसी के साथ अपना जो टॉपिक था वो खत्म हो गया। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा वो शुरू होगा मेल गेमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। नर युग्मकोद्भिद का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि परागकण इससे बाहर निकल जाएंगे। अब ये परागकण विभिन्न माध्यमों से या विभिन्न परागण की प्रक्रिया के अंदर विभिन्न तरीकों से वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे और वहां पर जाकर ये जो पदार्थ है उसको अवशोषित करके अपना जीवद्रव्य बढ़ाएंगे। तो इसकी जो अंदर की जो लेयर है वो छिद्रों, जनन छिद्रों की सहायता से बाहर निकलकर परागनली का निर्माण करेगी। तो इस तरह अंकुरित परागकण को क्या कहा जाता है? नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। नर युग्मकोद्भिद की जो प्रोसेस है वो परागण की प्रक्रिया से पहले भी होती है और परागण की प्रक्रिया के बाद भी होती है। अगला जो टॉपिक शुरू करेंगे अपन वो शुरू करेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। थैंक यू।